नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे आज सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो हमें डिटेल में देखना है, बाकी दो आर्टिकल्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि एक तो है कोविड से संबंधित कि भाई चाइना की एक सिटी शंघाई, वहाँ पर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अभी कोविड के, उससे संबंधित। और दूसरा जो आर्टिकल है नीचे वाला यहाँ पर कि इमरान खान की सरकार जो है वो गिर सकती है, क्योंकि सरकार बनाने में इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, उस पार्टी को जिन कोalition पार्टीज़ ने सपोर्ट दिया था वो अब सपोर्ट भी विड्रॉ कर रही है। तो टोटल अगर पार्लियामेंट की सीट मतलब वहाँ की जो कहते हैं ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो उसमें टोटल सीट्स है 340 और इन 340 में से मेजॉरिटी के लिए आपको पता है कि लगभग चाहिए होगी 171 सीट्स। और अभी इमरान खान की खुद की पार्टी के पास में तो है 155 और बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ की दूसरों का सपोर्ट लेकर के सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस पर अभी डिबेट चल रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और जल्दी ही जहाँ तक है चांसेस यूँ लग रहे हैं कि इमरान खान की सरकार है वो गिर सकती है। तो बस इतना ही था। जो डिटेल में देखने वाला आर्टिकल है वो है पुतिन्स रूबल गैम्बिट। इसमें बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में जहाँ जहाँ भी रशिया की कुछ लेन देन हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, उन पर रशिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि जी आप जो भी पेमेंट करना चाहते हो वो ना तो हम डॉलर में लेंगे ना ही हम यूरो में लेंगे, हमें चाहिए रूबल में हमें पेमेंट करो, ये डिमांड की जा रही है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, मार्च 23 की बात है जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अब यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज़ हैं जिनको रशिया नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसके बदले में जो पेमेंट करना है वो ना तो डॉलर्स में लिया जाएगा ना यूरो में, अगर पेमेंट करना है तो रूबल्स के तौर पे किया जाएगा। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को पेमेंट करने के लिए रशिया ने ऑर्डर दे दिया है कि आप जो भी आपने एनर्जी खरीदी है, जो भी नेचुरल गैस हमसे खरीदी है, उसका पेमेंट डॉलर और यूरो में नहीं करोगे। आज इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन अभी भी अपनी जितनी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है उसका 40% जो है वो रशिया से ही इंपोर्ट करता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियन यूनियन की। दूसरी तरफ इस स्टेटमेंट को देने के बाद में एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। और दूसरी तरफ जो जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट कुछ ऐसे निकल के आए हैं कि भाई बात ऐसी है कि जो एग्रीमेंट हुए थे पहले रशिया के साथ में कि हाँ हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, तो पेमेंट जो है वो सीधी सी या तो डॉलर्स के तौर पे बात हुई थी या फिर यूरो के फॉर्म में। तो एग्रीमेंट हमने जो किया था वो किया था डॉलर्स और यूरो के तौर पे की टर्म्स में पेमेंट करने के लिए। पर अब रशिया अगर हमारे ऊपर दबाव बनाएगा तो बोलो उसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद को फेस करने पड़ेंगे रशिया को। ये बात कही है जर्मनी की फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे देख सकते हो क्रिस्टियाना लिंडनर ने। ओके, साथ में उधर अगर देखें पुतिन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि रशिया कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है कि भाई हमें डॉलर और यूरो में पेमेंट चाहिए ही नहीं है, पेमेंट अगर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ रूबल में दोगे। अब देखो पुतिन की डिमांड क्या है। देखो आज की परिस्थितियाँ ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके चलते इंटरनेशनल ट्रेड में रशिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया। और इसी कंट्रीब्यूशन की कमी की वजह से जहां 75 रूबल के इक्वलेंट $1 हुआ करता था, वहां पर रूबल की वैल्यू और डाउन हो गई और आज ये हो गया कि $1 है उसकी वैल्यू 85 रूबल हो चुकी है। तो इस केस में क्या हो गया कि रूबल की वैल्यू 10 पॉइंट से डाउन चली गई है डॉलर के कंपैरिजन में, जब से यूक्रेन में ये इन्वेजन हुआ है तब से। तो ये चीज़ जो है वो रशिया को कहीं ना कहीं खल रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो आज जिस तरीके से एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से 40% नेचुरल गैस की जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की वो रशिया पे है, तो क्यों ना मैं भी इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट कर दूं। आपको पता है रशियन बैंक्स को बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया, और जो स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट मैकेनिज्म से भी आउट कर दिया। तो ऐसे में ट्रांजैक्शंस होने बहुत मुश्किल हो गए रशिया के लिए ट्रेड करना। इसके अलावा रशिया के पास में $630 बिलियन के लगभग फॉरेन करेंसी अवेलेबल है,
पर उस फॉरेन करेंसी को एक तरीके से फ्रीज़ कर दिया है जैसे ही सैंक्शंस लगाए गए हैं कि जी अब रशियन इकोनॉमी के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राइसिस में आ गया। और इसके पीछे क्या है कि बोले डॉलर और यूरो पे जो डिपेंडेंसी है ना, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं रशिया को। तो रशिया ने ये चीज़ अपने लिए एक सोल्यूशन के तौर पे निकाली है कि हम जो है अब जो भी ट्रेड करेगा हमसे, उसके हम लेन देन रूबल में ही करेंगे, और मेनली उन्हीं कंट्रीज से जिन कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया है। फिर जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया है ना कि हाँ भाई हम जो लेन देन जो कुछ भी करेंगे वो रूबल में ही करेंगे, तो इसके पीछे क्या है कि जैसे ही ये क्लियर हो गया कि अभी भी यूरोपियन यूनियन इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी वाइज, तो ये तो क्लियर हो गया कि पेमेंट तो करना पड़ेगा अब उनको। अब वो पेमेंट करने की जैसे ही ये डॉलर की बजाय यूरो की बजाय रूबल की बात बोली ना, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अभी जो रूबल $1 के इक्वलेंट 85 से भी ज़्यादा फिसल चुका था, वो रिकवर करके वापस 85 रूबल इजिकल्स टू $1 पे आ गया है। तो ऐसे में रूबल ने रिकवरी की है। ठीक है, और आगे देखो रूबल कैसे प्राप्त हो सकता है, वो वाली चीज़ है। तो बात ऐसी है कि यूरोपियन कंपनीज़ जो कि रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करती है वो कैसे पेमेंट करेगी, क्योंकि देखा जाए तो वो तो जो भी लेन देन की बात करेंगी वो तो डॉलर या यूरो में करेंगी, तो वो कैसे कर पाएंगी अगर करना होगा तो उनको, तो भाई सीधी सी बात है कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। कन्वर्जन के तरीके से फिर एक मीडियम के तौर पे कोई ना कोई एक ऑप्शन निकालना पड़ेगा जिसको कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं और रशिया भी एक्सेप्ट करता है। ऐसी कोई मीडियम पाथ वाली कोई करेंसी निकालनी पड़ेगी, और वो ऑप्शन जो दिख रहा है वो है चाइनीज़ युआन। कैसे कि डॉलर और यूरो देकर के चाइनीज़ युआन ले लिया जाएगा इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के द्वारा, और फिर युआन के तौर पे युआन के तौर पे मतलब जो चाइना का युआन है उसको फिर कन्वर्ट करा लेंगे रूबल में, और फिर रूबल में पेमेंट जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो डॉलर और यूरो है, दूसरी तरफ है रूबल, इन दोनों के बीच में चाइनीज़ युआन जो है वो रोल प्ले करेगा एक इंटरफेस के तौर पे। इसका मतलब क्या हो गया कि चाइना की करेंसी जो है वो ज़्यादा रेलेवेंस में आ जाएगी। इसके साइड इफ़ेक्ट या रेमिफिकेशन क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। भाई देखो जो रूबल डॉलर का एक्सचेंज है वो सीधा तो पॉसिबल हो नहीं रहा है, तो इस केस में रशिया ने तो अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक लगा दिया कि कैसे भी करके हमें हमारी करेंसी को रेलेवेंट बनाना है। जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं उनको भी इकोनॉमिकली हमें क्राइसिस में डाल देना है। पर पॉइंट क्या रहा है कि चाइनीज़ युआन की रेलेवेंस है वो बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके पास में अब ऑप्शन क्या बचेगा कि भाई ये एक ऑल्टरनेटिव भी निकालना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी भी रशिया पे वो डिपेंडेंट हैं, उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए अब सऊदी अरब जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अब एनर्जी डील फाइनलाइज होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो रशिया जो है वो तो एक ही चीज़ पे है कि भाई हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो हमें तो केवल रूबल में ही लेन देन करना है। दूसरा, चाइनीज़ युआन की जिस तरीके से रेलेवेंस बनेगी, तो रशिया जिस तरीके से डिमांड कर रहा है कि हम तो नॉन डॉलर या नॉन यूरो करेंसीज़ में ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हैं पर इनमें नहीं करेंगे या फिर रूबल में ही मेन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, मतलब डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ इसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। फिर बात आती है इंडिया पे। तो देखो इंडिया की बात ऐसी है कि आज हम इंडिया जो है, इंडियन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है वो रशिया से क्रूड ऑयल सस्ते में ख़रीद रही है, कारण कि हमें एकदम डिस्काउंटेड रेट पे अभी मिल रहा है तेल। पर उसके बदले में हमें भी क्या करना पड़ रहा है कि पहले जो चल रहा था ना, 1991 के पहले की बात है जब यूएसएसआर चलता था ना, तो यूएसएसआर की करेंसी रूबल थी और उसी रूबल को कंटिन्यू किया है रशिया ने। तो उस टाइम से पहले तो क्या था कि हमारा रुपी और रूबल में कन्वर्जन जो था वो चलता रहता था। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता था, लेन देन होता था और मार्केट रेगुलेशंस भी नहीं हुआ करते थे। फिर जैसे ही 1991 में एंटर हुए तो रशिया की इकोनॉमी में भी रिफॉर्म्स आए क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और हमने भी एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो हमने करेंसी कन्वर्जन के ऊपर फोकस किया कि भाई एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर करेंसी कन्वर्ट करने के लिए भी लेवल्स होते हैं कि भाई जैसे आप डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराओ तो $1 आप देते हो तो 75 रुपये या 75 से 76 रुपये आप ले सकते हो। ठीक है, तो वो कन्वर्जन जो पॉसिबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मार्केट फोर्स पे। तो पहले जो रूबल और रुपी में जो कन्वर्जन होता था ना, जो ट्रेड होता था, उसमें मार्केट का कोई रोल नहीं था, उसमें फिक्स कर दिया किया हुआ था यूएसएसआर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट था।
ठीक है, कि हम जो लेन देन करेंगे जो कुछ भी है उसमें मार्केट का कोई लेन देन नहीं है। पर 1991 के बाद से लेकर के 2005 तक धीरे धीरे रुबेल और रुपी का जो ट्रांजैक्शन था वो हो गया एकदम से स्क्रैप, एक धीरे धीरे करके हो गया स्क्रैप। और अब जो है वो मेन जो करेंसी निकल के आई वो निकल के आई डॉलर। अब आपको पता है डॉलर का रिप्लेसमेंट हो गया है। अब डॉलर की रिप्लेसमेंट चाह रहा है रशिया कि हमें डॉलर में नहीं लेन देन करना, हमें रुबेल में ही करना है। अब रुबेल ऐसी करेंसी नहीं है जिसको कि इंटरनेशनली हर कोई यूज़ करता हो, तो ऐसे में यूरो और डॉलर, इनके बाद में अगर कोई ज़्यादा करेंसी जो सर्कुलेशन में है जिसको रशिया भी एक्सेप्ट कर ले, वो बच गई केवल और केवल चाइनीज़ युआन। तो इसका मतलब क्या है कि चाइनीज़ युआन की जो रेलेवेंस है ना इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बढ़ जाएगी। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट है वो भी देखो अब कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रही है। देखो सीधी सी बात है कि फ्री करेंसी तो अब फ्रीली फ्लोट करती है, मतलब ये हो गया कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुबेल का कन्वर्जन होता है रुपी में, और रुपी का कन्वर्जन होता है रुबेल में। तो इसका असर देखो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। पर एक ज़माना था जब हम सीधा डील किया करते थे रुबेल और रुपी के कन्वर्जन में, जिसमें मार्केट का कोई लेन देन नहीं था, डिमांड सप्लाई का कोई इशू नहीं था। तो ऐसे में हमें भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ युआन पे रिलाई करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें भी तो पेमेंट्स तो करने होंगे ही ना। या फिर जो दूसरे ऑप्शंस निकालें कि जैसे कि कुछ वैल्यू में हमने कुछ इंपोर्ट किया और उसी वैल्यू में हमने रशिया को एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे कुछ हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट्स हम देख सकते हैं। तो ये है पूरा कि मीडिएशन के तौर पे आप देख सकते हो कितना कुछ है, और बाकी रिफॉर्म्स भी लाने की ज़रूरत है ही, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसका एक पॉइंट और ऐड हो गया करेंसी के पॉइंट से। आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो किसी के अकाउंट को बिना उसको इन नोटिफिकेशन दिए ही डिलीट कर दे तो सोशल मीडिया की क्या जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो सोशल मीडिया पे किसी यूज़र का अकाउंट है और उस यूज़र को बिना नोटिफाई किए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके अकाउंट को डिलीट कर देता है, तो उसके लिए वो यूज़र जो है वो कोई भी प्रोसीडिंग की डिमांड कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि यूज़र से बिना पूछे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएंगी। बेशक ये बात ठीक है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये राइट पूरा दिया हुआ है कि कोई भी अनलॉफुल कंटेंट अगर किसी भी अकाउंट से शेयर किया जा रहा है तो उस अनलॉफुल कंटेंट को डिलीट कर दिया जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंट को ही ख़त्म कर दो। अकाउंट को डिलीट करने से पहले यूज़र को आप नोटिफाई करोगे कि जी आपके अकाउंट से ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, या फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं है। तो अगर ये प्रैक्टिस रिपीट की गई तो हम आपके अकाउंट को डिलीट कर देंगे। अब इसमें क्या है कि इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ये वो सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। अब वो कौन सी होगी जिनके पास में 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं कम से कम, ये इनकी बात हो रही है अभी फ़िलहाल। तो 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स वाले जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब वो यूज़र को बिना नोटिफाई किए उनका अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएंगे। यूज़र को पहले नोटिफाई करना होगा, और अगर बिना पूछे डिलीट या बिना नोटिफाई किए डिलीट कर दिया जाता अकाउंट को, तो उस केस में यूज़र जो है वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवाने के लिए अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों या फिर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल IT रूल्स 2021 के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अंडर में जो भी प्रोविजंस हैं उनका यूज़ कर सकता है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। देखो सोशल मीडिया जो है ना वो आर्टिकल 19 का ही पार्ट है एक, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, जिसके तहत हम हमारी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं, अभिव्यक्ति दे सकते हैं, हमारा ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे में मुद्दा जो था ये हाई कोर्ट दिल्ली में चल रहा था, और तब ये गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड दिया है। इसके आगे देखें, आर्टिकल 14 की बात भी की गई है कि आर्टिकल 14 को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी के साथ में जो राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में है। तो ऐसे 3 फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो बोला इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से ओपिनियन दे चुकी है, क्या कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज अगर यूज़र्स को बिना नोटिफाई किए उसका अकाउंट डिलीट करती हैं तो उनके खिलाफ में या फिर उनके इस एक्शन के लिए उनसे सवाल जवाब किए जाना वाजिब बात है, और ये IT रूल्स 2021 के तहत
प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, हाँ, अगर अनलॉफुल कंटेंट है वो डिलीट करो और अगले को नोटिफाई करो, जिस भी यूज़र के अकाउंट से हुआ है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया और ये आपने कंटेंट शेयर किया इसलिए हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं। अब किसी ने अकाउंट बनाया, कुछ कंटेंट शेयर किया जो कि अनलॉफुल ना हो और फिर अकाउंट डिलीट कर दिया जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में, दिल्ली हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिए हैं। आगे चलते हैं। फिर आ जाती है न्यूज़, पेज नंबर है यहाँ पर 4 पे, कि सरिस्का जो है, जो कि राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगने के चांसेस तो है नहीं, पर फिर भी क्या है कि आग के कुछ इंसिडेंट देखने को मिले हैं और ये इंसिडेंट्स रिकॉग्नाइज किसने किए हैं वो देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सैटेलाइट से इमेजेस ली गई है और उन इमेजेस से आइडिया लगा है, जिसमें नासा, इसरो और एफएसआई, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी और एफएसआई दैट मीन्स फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर के सैटेलाइट डेटा को जब एनालाइज किया तो पता पड़ा, नोटिस किया तो पता पड़ा कि सरिस्का में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी आग आउटब्रेक हुई है। तो ये अपने आप में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। बस एक यही पॉइंट है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर आप अगर नज़र डालोगे ना, कुछ भी मुझे इतना दमदार लगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में है सरिस्का लोकेटेड, ओके, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के पास में पड़ता है। आगे चलते हैं। फिर सेम पेज पे एक और आर्टिकल है, एक और न्यूज़ है, वो ये कि बिम्स्टेक की मीटिंग को अटेंड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली, और उस मीटिंग में जो भी स्टेटमेंट दिए उनमें जो पॉइंट है हमारे लिए वो ये कि पहला पॉइंट तो कि जिस दिन से रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया है, बोला पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे में हमें रीजनली इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है। तो बिम्स्टेक में इंडिया, श्रीलंका के अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं, बोला वो साथ में आकर के काम करें तो अच्छा रहेगा। तो बाकी आपको पता ही है कि बिम्स्टेक में इंडिया और श्रीलंका के अलावा दूसरे कौन से कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया और थाईलैंड आ गया। ठीक है, और 2 हो गए श्रीलंका और इंडिया, 7 कंट्रीज जिसमें आ जाते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब की बार होस्ट किसने किया है बिम्स्टेक की मीटिंग को? श्रीलंका ने, क्योंकि अभी करंट जो चेयर है, करंट चेयर पे कौन विराजमान है, वो है श्रीलंका, राइट। दूसरा ये कि बिम्स्टेक में अभी $1 मिलियन जो है वो इंडिया एक सहायता के तौर पे प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या है बिम्स्टेक के सेक्रेटरीट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। देखो बात ऐसी है कि बिम्स्टेक अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है ना, उनमें एक प्रॉपर आउटकम या एक फ्रेमवर्क होता है ना किसी भी ग्रुप का मिलने जुलने का, या किन एजेंडाज पे ध्यान दिया जाएगा, उन पर इतना अभी तक कोई आउटकम नहीं निकला है। तो अब क्या है, इन 7 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि हम एक बिम्स्टेक का चार्टर है वो भी बनाएंगे, जिसके लिए हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके एक प्रॉपर मैनर में, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर निकल के आई है। बिम्स्टेक के 7 कंट्रीज़ के नेम हमने अभी देख लिए, तो वो आ गए, और बिम्स्टेक के चार्टर है वो भी अडॉप्ट किया गया है इसी समिट में। ये ध्यान रखना, श्रीलंका में जो समिट हुई 2022 में, उसी समिट में बिम्स्टेक चार्टर में क्या होता है आपको पता है, रूल, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क्स, इनके बारे में डिटेल्स दी हुई होती है, जिनको कि फॉलो करना है कि हाँ जी बिम्स्टेक का ये कानून, ये रूल, ये बात कहता है तो हमें आगे बढ़ना है। साथ में बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि इन कंट्रीज़ के बीच में अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए। और उस अवेयरनेस को प्रमोट करने का काम कौन करेगा? देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक और उसके साथ में जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER, ये दोनों मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एफर्ट्स करेगी, कैसे भी करके ये 7 कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड प्रमोट हो। तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इंटीग्रेट करना, ओके। इसके अलावा इन कंट्रीज़ की बात करें तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का इन 7 कंट्रीज़ में लगभग 21.7% रिजाइड करता है। जीडीपी की बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी, टोटल अगर जीडीपी देखें इन 7 कंट्रीज़ की मिला के, तो उनमें उनकी वैल्यू आती है $3.8 ट्रिलियन। ठीक है, जिनमें इंडिया सबसे बड़ी है, $3 ट्रिलियन के लगभग हो चुकी है। तो ऐसे में तो ये एक बिम्स्टेक जो है ना, ऑप्शन के तौर पे निकाला गया, किसके? सार्क के, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी की वजह से कुछ भी आउटकम अच्छा नहीं सेट होता। तो ये एक ऑप्शन निकाला है, और इंडिया जो है लुक ईस्ट जो पॉलिसी पे काम कर रहा है, उसमें बिम्स्टेक के कंट्रीज़ आ जाते हैं। और साथ में जो रीजनल स्ट्रेंथन की हम बात करें, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं,
उसमें भी ये बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ होगी बिम्स्टेक की। और आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है बिम्स्टेक को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ लेना भाई, और अगर पढ़ लिया है तो रिवाइज कर लो उसको। आगे चलते हैं। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे अगर हम नज़र डालें तो देखो, एक तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इनके बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं। तो इसमें नेदरलैंड्स की तरफ से तो देखो अप्रूवल मिल चुका है। उन्होंने तो कह दिया है कि हम इंडिया के साथ में इंगेज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कि दोनों रीजन्स में एक इंटीग्रेशन आएगा। इसका बेनिफिट बोला है इंडिया को तो होगा ही, बाकी साथ में औरों को भी होगा। ठीक है। इसके अलावा ये बोला गया है आगे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो देखें अगर, तो वहाँ पर इतना फ्यूल प्राइस है वो फिर से हाइक हो चुकी है। इसके आगे देखें, बाकी वर्ल्ड पेज पे इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो। बस ये है कि अभी आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठ कर के हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट पहुँचे। तो ऐसे में एक तो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, और हाइड्रोजन पावर्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ लोगे। इसके आगे देखें, ये जो हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इनको बोला जाता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल चलता है। तो नॉर्मल अगर डिफरेंस देखें अदर ईवीज से, तो इसमें देखो हाइड्रोजन गैस है वो पावर जनरेट करती है और उसी पावर से फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि फिर वो मोटर रोटेट होती है। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पता है लिथियम आयन बैटरी डाली जाती है, जो कि चार्ज होने के बाद में बैटरी से फिर मोटर है उसको रोटेट करती है, जिससे व्हील रोटेट करते हैं तो व्हीकल है वो मूव कर पाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या प्लान किए जा चुके हैं, तो देखो थर्ड री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 2020 में। तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है वो लॉन्च करेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो बजट था उसमें भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि हम हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पे काम करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए काम कर रही है और ये एक शुरुआत है, ये सिंबॉलिक शुरुआत है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उससे आपको थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको पढ़ना होगा। वो ये कि अभी टीपू सुल्तान की एक पेंटिंग है वो बिकी है। ठीक है, जिसमें क्या है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली, मतलब टीपू सुल्तान के पिता, ये तो एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की फोर्स है और उनके बीच में फ़ाइट हुई है। और उस फाइट में टीपू सुल्तान और हैदर अली ने हराया है किसको, अंग्रेज़ों को। और वो बैटल है द बैटल ऑफ पोलीलूर। ठीक है, ये बैटल लड़ा गया था सितंबर 10, 1780, जो कि पार्ट था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, टोटल 4 वॉर लड़े गए थे। फाइनली अंग्रेज़ जीते थे, पर फिर भी बहुत हद तक फ़ाइट की गई थी यहाँ पर अच्छे से टीपू सुल्तान की लीडरशिप में। पहले तो हैदर अली की लीडरशिप में, फिर टीपू सुल्तान भी जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं था। तो ये था पूरा पॉइंट। ठीक है, तो बैटल ऑफ पोलीलूर, ये इसकी पेंटिंग है, ये बिकी है। तो आपको एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में डिटेल लेनी है, कुल मिला के बात है ये। इसके आगे देखें, वर्ल्ड पेज पे ही है कि चाइना जो है वो रशिया और यूएस के ऑफिशियल्स को बुला रहा है कि अफ़गानिस्तान को लेकर हमें आगे क्या प्रोसीडिंग्स करनी है, तो उसके लेके बातचीत चल रही है। और बाकी पाकिस्तान देखो डेट रिडन कंट्री है, तो उसको भी चाइना थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहा है। लगभग $4.2 बिलियन का कर्जा हो चुका है पाकिस्तान पे। ये देखो जिन जिन ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था ना, उनके हाल तो अभी देखो ख़राब हो रहे हैं। श्रीलंका देखो पूरा बैंकरप्ट हो रहा है। उधर देख सकते हो अभी पाकिस्तान का हाल, आपको पता है कितनी बार कोशिशें कर चुका है IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने के लिए, बट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में होने के चक्कर में अभी तक भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इधर नेपाल ने USA का अभी $500 मिलियन का जो एड आई हुई है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कि कोई भी कंट्री अगर अपनी डोमिनेंस बनानी चाहे तो उसको काउंटर करने में दूसरे कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है उसका यूज़ किया जा सके, उसकी जो प्रेजेंस है उसका यूज़ किया जा सके। इस तरीके के बातचीत चल रही है। तो देखो यही न्यूज़ थी जो हमने देख ली सारी की सारी। थैंक यू वेरी मच।